हेलो फ्रेंड्स, KMIQ में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ओल्ड NCERT से क्लास 7 की हिस्ट्री से चैप्टर 2। चैप्टर फर्स्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में। आज देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के राज्य। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रायद्वीप के राज्य। तो हम प्रायद्वीप के राज्य में देखेंगे कि इस समय दक्षिण भारत में किन किन राजवंशों का शासन था, या कौन कौन से वंश शासन कर रहे थे, और कौन सा वंश सबसे शक्तिशाली था, और उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। तो आज हम सबसे पहले इसमें देखेंगे चोल शासकों के बारे में कि चोल शासक किस प्रकार के शासक थे और उनका शासन कितना बड़ा था, और उनकी शासन प्रणाली के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करेंगे चोल शासन प्रणाली। इसमें देखेंगे कि चोल शासकों ने अपने शासन को किस प्रकार बांटा था। इसमें देखेंगे कि उन्होंने मौर्यों की भांति अपने प्रांतों में गवर्नर नियुक्त किए थे या नहीं, या उन्होंने कोई नई व्यवस्था अपनाई थी, उस व्यवस्था को हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट है समाज। हम देखेंगे समाज उस समय कैसा था और लोगों की आर्थिक और धार्मिक स्थिति या सामाजिक स्थिति कैसी थी, और लोगों का जीवन उस समय कैसा था। फिर देखेंगे शिक्षा कि उस समय शिक्षा का स्तर क्या था, और शिक्षा कैसे प्रदान की जाती थी और कहाँ दी जाती थी, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है धर्म। हम देखेंगे धर्म उस समय कौन सा धर्म सब सर्वाधिक लोकप्रिय था, या किस धर्म को मानने वाले सबसे अधिक थे, और उस समय कौन से देवता की अधिक पूजा होती थी, और धर्म उस समय रूढ़िवादी था या नहीं, ये सब हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज ये चैप्टर 2 है दक्षिण भारत के राज्य। तो सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में हमारे विशाल देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग अधिक निकट आ गए, और विंध्याचल पर्वत भी अब इसमें रुकावट नहीं बना, जो कि प्राचीन हड़प्पा के काल में रुकावट बनता था, क्योंकि उस समय जो क्लाइमेट था या वातावरण था उतना सही नहीं रहता था। उत्तरी राज्यों ने अपने राज्य अधिकार को गंगा नदी तक फैलाने का प्रयत्न किया। दक्षिण भारत के धार्मिक आंदोलन उत्तर भारत में भी फैलने लगे थे। उत्तर भारत के बहुत से ब्राह्मण दक्षिण भारत में बस जाने के लिए आमंत्रित किए गए, उनको भूमि भी प्रदान की गई। इस विशाल देश के राज्य एक दूसरे से उस प्रकार अलग नहीं रहे जैसे कि प्राचीन काल में थे। प्राचीन काल से मतलब जैसे मौर्य और गुप्त काल में ये अलग अलग थे, उस प्रकार से अब ये अलग नहीं रह गए थे। देखते हैं प्रायद्वीप के राज्य। तो दक्षिण प्रायद्वीप के राज्यों में उत्तरी क्षेत्र का राष्ट्रकूट राज्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण राज्य था, जिसने गंगा की घाटी के एक भाग पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया। राष्ट्रकूट वंश को बार बार दो शक्तिशाली वंशों प्रतिहारों और पालों से कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ता था। प्रतिहारों ने पश्चिम और मध्य भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया था, और पालों ने पूर्वी भारत में राष्ट्रकूटों को दक्षिण में के शक्तिशाली चोल शासकों के विरुद्ध भी अनेक युद्ध करने पड़े। चोल राजा ने तंजौर के आसपास के क्षेत्र तमिलनाडु से अपना शासन प्रारंभ किया, और धीरे धीरे उन्होंने पल्लव वंश के शासक और अन्य स्थानीय शासकों को पराजित कर दिया और अपने को शक्तिशाली बना लिया। ईसा की 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साम्राज्य चोल राजाओं का ही था। यह चोल राजाओं का उस दक्षिण भारत प्रायद्वीप के राज्य उस समय चोल, पांड्य और चेराज ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य थे। आधुनिक मध्य क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राज्य भी था। पश्चिमी किनारे में पर आधुनिक केरल प्रांत में चेर वंश का राज्य 8वीं सदी से 12वीं शताब्दी तक इन राज्यों में से कुछ का पतन हो गया, और इन क्षेत्रों में नवीन राज्यों की स्थापना हुई। 7वीं शताब्दी में के चालुक्य वंश से संबंध रखने वाले एक वंश ने राष्ट्रकूट के राज्य पर अधिकार कर लिया, और इतिहासकार ने इस वंश को उत्तर चालुक्य वंश कहा है। बाद में यादव वंश के शासकों ने उत्तर चालुक्य वंश के शासकों को पराजित करके अपना राज्य स्थापित कर लिया और देवगिरी से शासन किया। वारंगल में काकतीय वंश का शासन था, और
आधुनिक मैसूर के निकट द्वार समुद्र, ये एक जगह है द्वार समुद्र, होयसल वंश ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। चोल शासकों को अपनी शक्ति की रक्षा करने के लिए इन सभी राज्यों से युद्ध करने पड़े। चोल शासक 13वीं शताब्दी तक अपनी महत्ता को दक्षिण भारत में स्थापित किए रहे। यानी 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में चोल शासक सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य थे या राज्य था। यह है चोल साम्राज्य, ये आप देख सकते हैं मैप में अच्छे से। ये चोल, ये मेन जो चोल साम्राज्य है और इसका प्रभाव बहुत दूर तक था। इसका प्रभाव यहाँ आप देख सकते हैं इंडोनेशिया तक था। अब देखते हैं चोल शासक के बारे में। तो साम्राज्य की स्थापना करने वाले आरंभिक चोल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण था विजयालय, जिसने 1846 से 846 ईस्वी से 871 ईस्वी तक शासन किया। इससे भी महत्वपूर्ण शासक था परांतक प्रथम, जिसका शासनकाल 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक रहा। इसने परांतक प्रथम ने पांड्य राज्य को जीता और मदरई कोडवन की उपाधि धारण की, परंतु परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण द्वितीय ने पराजित कर दिया था। युद्ध को हारने के बाद परांतक प्रथम को समझ आ गया था कि उसका राज तभी शक्तिशाली होगा जब उसकी प्रजा को पर्याप्त भोजन मिलेगा, क्योंकि उस समय अधिकतर भूमि पर जंगल होते थे, तो इससे उसके साम्राज्य में अनाज और खेती कम हो पाती थी। तो उसने क्या किया, उसने जंगल कटवाए और खेती को आह्वान, खेती करने के लिए कई छूटें प्रदान की, जिससे लोग धनवान हो सके और उसकी प्रजा, उसका राज शक्तिशाली बन सके। और वह समझ गया था कि जब उसकी प्रजा धनवान होगी वह तभी शासन कर सकता है। इसलिए उसने खेती को सरल बनाने के लिए तालाब खुदवाए और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी कराया। चोल वंश के राजाओं में सबसे उल्लेखनीय था राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र। राजराज प्रथम एक कुशल सेना संचालक था और उसने अनेक दिशा में आक्रमण किए। उसने पांड्य और चेर के राज्यों और मैसूर के कुछ भागों पर भी आक्रमण किए थे। राजराज ने राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सामुद्रिक विजय के लिए निकला और उसने लंका, मालदीव नामक द्वीपों पर आक्रमण कर दिया। इसके कई और अन्य कारण भी थे। केरल, लंका और मालदीव के व्यापारी समुद्री तटीय व्यापार से प्राप्त धन से बड़े धनवान हो गए थे। राजराज का पुत्र राजेंद्र उससे भी अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने सन 1044 ईस्वी तक दीर्घकालीन शासन किया और उसने अपने पिता की विजय नीति को जारी रखा और दक्षिण प्रायद्वीप में अनेक युद्ध लड़े। राजेंद्र ने उत्तर भारत पर भी आक्रमण किया और बंगाल पर शासन कर रहे पाल वंश के राजा को आतंकित भी किया। उस समय चोलों की शक्ति अपने पीक पर थी, इसलिए उनसे सारे लोग डरते थे। इसलिए बंगाल के पाल वंश के राजा भी उनसे डर गया और बहुत आतंकित हो गया। राजेंद्र का दूसरा साहसपूर्ण युद्ध दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था, जिसमें उसने सामुद्रिक अभियान किया था। भारतीय जहाज दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व या पूर्व एशिया में व्यापार करते थे और उस समय दक्षिण पूर्व एशिया पर श्री विजय का अधिकार था। ये शायद शैलेंद्र वंश के शासक थे, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इस राज्य के अंतर्गत मलाया, प्रायद्वीप, सुमात्रा के द्वीप भी थे। यहाँ के व्यापारी भारतीय व्यापारियों को परेशान करने लगे। तब भारतीय व्यापारियों ने राजेंद्र चोल से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की और इसने एक विशाल दल सेना भेज दी। इस युद्ध में श्री विजय की हार हुई और उसने भारतीय व्यापारियों को सुरक्षा के साथ इस जल मार्ग से व्यापार करने की आज्ञा दे दी। राजेंद्र प्रथम के उत्तराधिकारियों ने अपनी शक्ति और धन का बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ा भाग अन्य राज्यों के साथ अनेक युद्ध में करने में व्यय कर दिया और युद्ध के कारण धन का काफी ह्रास हुआ और इससे चोल राज शक्तिहीन हो गया और अन्य राज्य अधिक शक्तिशाली बन गए। 13वीं शताब्दी के अंत तक चोल राज्य का अंत हो गया था। देखते हैं चोल शासन प्रणाली, चोल राजाओं की राज्य करने की कौन सी प्रणाली थी यार। उन्होंने राज्य
करने के लिए कौन सी शासन प्रणाली अपनाई? राज्य में राजा सबसे अधिक शक्तिशाली होता था और उसकी एक मंत्री परिषद होती थी और वह अपने पुरोहित तथा मंत्री परिषद की सलाह से शासन करने का कार्य करता था। प्रजा अपने राजा से यही आशा करती थी कि राजा उनका भरण पोषण करेगा। राज्य प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांतों को कई बलनाडुओं में बांटा गया था। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। बलनाडु में निश्चित संख्या में गांव होते थे। आप बलनाडु को डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ जिले होते हैं तो उन्होंने बलनाडुओं में बांटा हुआ था। जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव होते हैं ऐसे ही बलनाडुओं के अंदर गांव हुआ करते थे। प्रारंभ में चोल राज्य की राजधानी तंजौर थी, पर बाद में आधुनिक मद्रास के निकट कांचीपुरम को राजधानी बनाया गया। कुछ समय के लिए तंजौर के निकट बने नए नगर गंगाईकोंड चोलापुरम को राजधानी बनाया गया था। इस नगर के नाम का अर्थ है गंगा पर विजय पाने वाला नगर। ये राजेंद्र चोल ने बनवाया था। बहुत से गांवों में शासन का संचालन राजकीय कर्मचारियों द्वारा नहीं होता था, बल्कि स्वयं ग्रामवासियों के द्वारा किया जाता था। गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी, जिसको एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्राम परिषद को क्या कहा जाता था। तो ग्राम परिषद को उर या सभा कहते थे। चोल राज्य को आय दो साधनों से प्राप्त होती थी, भूमि और भूमि की उपज पर लगाए गए कर से तथा व्यापार कर से। इस लगान का एक भाग राजा के लिए रख दिया जाता था और शेष भाग सार्वजनिक निर्माण कार्यों में सड़क और तालाब बनाने में, राज्य कर्मचारियों को वेतन देने, स्थल सेना और जल सेना का निर्वहन करने अथवा मंदिर निर्माण में खर्च किया जाता था। अब देखते हैं समाज। इस समय समाज कैसा था और समाज की स्थिति क्या थी। राजा, राज दरबार और दरबारियों के अतिरिक्त अन्य दो श्रेणियों के लोग थे जिनका समाज में अत्यधिक सम्मान किया जाता था। यह ब्राह्मण और व्यापारी थे। ब्राह्मणों का आदर इसलिए किया जाता था क्योंकि वह धार्मिक कृत्य करते थे और विद्वान थे। वास्तव में जो ब्राह्मण बहुत बड़े विद्वान होते थे उनको राजा से भूमि, ग्राम उपहार के रूप में मिलते थे। यह ब्रह्मदेह कहलाता था। जो भूमि थी उसे ब्रह्मदेह कहते हैं या कहा जाता। चोल वंश में इसे ब्रह्मदेह कहा जाता था। ये पूछा जा सकता है। पॉसिबिलिटी है लेकिन पूछा जा सकता है। कम पॉसिबिलिटी है लेकिन पूछ सकते हैं। कुछ ब्राह्मण इतने धनवान हो गए थे कि वे अपना धन व्यापार में भी लगाने लगे। चोल राज्य में व्यापारी बड़े संपन्न हो गए थे क्योंकि उनका व्यापार चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के साथ होता था। इसके अतिरिक्त उनका व्यापार भारत के अनेक प्रांतों या सभी अनेक प्रांतों से होता था तथा दक्षिणी राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। कुछ व्यापारी मिलकर व्यापार मंडल बना लेते थे। इस व्यापार मंडल को मणिग्रामम कहा जाता है। जैसे आजकल हम व्यापार मंडल बोलते हैं, पहले चोल वंश में से मणिग्रामम कहा जाता था। व्यापार मंडल प्राय एक ही व्यवसाय में लगे हुए व्यापारी करते थे। व्यापारियों का संगठन होता था। व्यापारियों की संपन्नता का अर्थ था नगर की संपन्नता। राजा भी चाहता था कि व्यापारी मंडल संपन्न बने क्योंकि यदि वे धनवान होंगे तो राज्य को अधिक कर मिलेगा और इससे राजकोष भरा रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति धनी और संपन्न नहीं था। नगरों के मजदूर, गांव के किसान प्रायः बहुत गरीब होते थे। उनको कठोर परिश्रम करना पड़ता था जिससे राजा और कुछ अन्य व्यक्ति विलासता का जीवन व्यतीत कर सकें। शूद्रों को बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती थी। कुछ शूद्रों को तो मंदिर में जाने तक की मनाही थी। अब देखते हैं मंदिरों के निर्माण और उनकी सुरक्षा के लिए
राजा और धनी व्यक्ति उदारता से धन हो, भूमि हो या और भी सामान दान करते थे। प्रत्येक गांव और नगर में एक व्यापारी एक प्रत्येक गांव और नगर में एक मंदिर बनवाया जाता था। किंतु कुछ बड़े बड़े नगरों और धार्मिक स्थानों में अनेक मंदिर होते थे और मंदिर बहुत बड़े होते थे। चोल राजाओं के बनाए हुए राज मंदिर बहुत वैभवशाली तथा भव्य थे, जैसे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। प्रारंभ में इन मंदिरों में एक देवता होता था, एक देवता की मूर्ति का कमरा होता था और एक प्रवेश करने का हॉल या बरामदा होता था। जैसे जैसे धार्मिक कर्मकांड और पूजा पाठ बढ़ने लगे, देव मंदिर के प्रांगण में अधिक कमरों वाले बनाने की आवश्यकता होने लगी। प्रांगण के चारों ओर चार दीवारी भी बनाई जाने लगी। मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता था। इस प्रांगण में बहुत से छोटे मंदिर भी बनाए जाते थे, जिनमें दूसरे देवता अथवा महात्माओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाती थी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंदिर के ऊपर एक ऊंचा शिखर बनाया जाने लगा। इसे प्रत्येक व्यक्ति जो मंदिर देखना चाहता था या इस शिखर को प्रत्येक व्यक्ति दूर से ही देख सकता था, जो भी मंदिर देखना चाहता था। पर इसे देखकर यह जान लेता था कि मंदिर का केंद्रीय ग्रह कहाँ स्थित है। सबसे ऊंचा शिखर केंद्रीय मंदिर का होता था। गर्भगृह में देवी या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। यह मूर्तियां या तो पत्थर की बनी होती थी या कांसे की बनी हुई थी। यहाँ राइटिंग मिस्टेक है। मूर्तियां विशेष रूप से सुंदर और अपनी सुंदरता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। चोल राज्य का मंदिर सामाजिक कार्यों का केंद्र भी बन गया। ये देख सकते हैं, चोल मंदिर द्वारा बनवाया हुआ बृहदेश्वर मंदिर है, जो कि तंजौर तमिलनाडु में है, और ये चिदम्बरम नटराज मंदिर है, ये भी तमिलनाडु में। इस तरह से देख सकते हैं ये कितने ऊंचे बनाए गए थे। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, मंदिर ऊंचे बनाए जाने लगे थे। ये देखो, इनकी काफी हाइट है। अब देखते हैं शिक्षा के बारे में। उस समय शिक्षा कैसे दी जाती थी और कहाँ दी जाती थी, और कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से सब्जेक्ट उस समय पढ़ाए जाते थे। मंदिर पूजा का स्थान तो था ही, साथ ही साथ परस्पर एकत्रित होने का भी स्थान था। मंदिर में ही गांव की सभाएं बैठकर की जाती थी। व्यापार पर होने वाले विचार विमर्श को मंदिर की दीवारों पर अंकित कर दिया जाता था। मंदिर के पुजारी स्थानीय अध्यापक भी होते थे, यानी जो मंदिर के पुजारी होते थे वही टीचर का काम भी करते थे, क्योंकि वहां कोई अच्छा विद्यालय नहीं होता था। मंदिर के प्रांगण में ही विद्यालय लगता था। विद्यार्थी प्रायः ब्राह्मण होते थे और वह 2 भाषा में शिक्षा प्राप्त करते थे, जिनमें एक अनिवार्य रूप से संस्कृत होती थी। अधिकतर धार्मिक शिक्षा संस्कृत भाषा के माध्यम से ही दी जाती थी, क्योंकि वेद आदि धार्मिक ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक था। विद्यार्थी चोल राज के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली तमिल भाषा में ही पढ़ते थे। चोल राजाओं के अनेक शिलालेख संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में लिखे हुए मिलते हैं। इस कारण प्रसिद्ध कवि और नाटककारों के द्वारा तमिल भाषा में काव्य ग्रंथों तथा नाटकों की रचना भी की गई। तमिल यद्यपि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा थी, पर इस काल में दक्षिण भारत में केवल किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं होता था। आंध्र प्रदेश में स्थानीय जन समुदाय द्वारा तेलुगु भाषा का प्रयोग भी किया जाता था। आधुनिक मैसूर के चारों ओर के क्षेत्र में अधिक संख्या में लोग कन्नड़ भाषा बोलते थे, जैसा कि आज भी उस क्षेत्र में वही भाषा बोली जाती है। अपनी श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के कारण पम, पौन और रन कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कहे जाते हैं। ये एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो पहले हैं पम, दूसरे पौन, तीसरे रन। अब देखते हैं धर्म के बारे में। उस समय धर्म और
धर्म कैसा था और चीजें देखते हैं। इस काल में दक्षिण भारत में कुछ लोकप्रिय धार्मिक आंदोलन आरंभ हुए। इनमें से कुछ तो अलवार और नायनारों की दी हुई शिक्षाओं को लेकर चल रहे थे। अलवार थे विष्णु के उपासक और नायनार शिव के उपासक थे। तो उन्हीं के शिक्षाओं पर धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। अन्य ने नवीन विचारों का प्रचार आरंभ किया। इनमें से अनेक नहीं है। अनेक ने उपदेश दिया कि केवल मूर्तियों की पूजा तथा पुजारियों की हुई प्रार्थना को दोहराना ही धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रेम करना और मनुष्यों के प्रति अपने हृदय में दया भाव रखना और दया की भावना को जागृत करना धर्म है। वे यही नहीं चाहते कि समाज का वर्णन और जातियों में विभाजन किया जाए। उनका विश्वास था कि सभी मनुष्य समान हैं और इन सबसे महत्वपूर्ण था लिंगायत समुदाय, जिसका संस्थापक बासव 12वीं शताब्दी में हुआ। इस काल में अनेक महात्मा हुए। इनमें शंकर और रामानुज प्रसिद्ध हुए। शंकर जो 8वीं शताब्दी में हुए थे, केरल के रहने वाले थे। उनका दर्शन अद्वैत सिद्धांत कहलाता है, जिसका अर्थ है विश्व में केवल एक सत्ता है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। उन्होंने ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। शंकर ने अपने दर्शन के जिज्ञासुओं को शिक्षा देते हुए संपूर्ण भारत की यात्रा की। उन्होंने अनेक अन्य विद्वानों, दार्शनिकों और उपदेशकों से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने दर्शन शास्त्र के अनेक केंद्र स्थापित किए। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ। उन्होंने उपदेश दिया कि व्यक्ति को भक्ति भाव से अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए या उनकी शरण में अपने आप को छोड़कर उनकी उपासना करनी चाहिए। उनका मत शंकर के मत के अनुकूल नहीं था। उनका कहना था कि ईश्वर की उपासना ज्ञान की अपेक्षा प्रेम और भक्ति भाव से की जानी चाहिए। दूसरे धार्मिक महात्मा मध्व थे, जिनके बहुत से अनुयायी थे। यह 13वीं शताब्दी के महात्मा थे। उनके विचारों और उनकी शिक्षा बहुत कुछ रामानुज के विचारों और शिक्षाओं के समान थी। इस प्रकार चोल शासन काल का भारतीय संस्कृति को अच्छा योगदान रहा। चोल राजाओं की राजनीतिक शक्ति ने अनेक राज्यों को दक्षिण का सबसे चोल राजाओं की राजनीतिक शक्ति ने उनके राज्य को चोल राज्य को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। कुछ समय तक उनका राज्य इस विशाल देश के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य में से एक बना रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।